हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसी चैप्टर में आगे का टॉपिक करते हैं, यानी जीवाणु में जनन पढ़ रहे हैं। और आज हम अंतःबीजाणु द्वारा जीवाणु में जनन पढ़ेंगे, यानी बाई एंडोस्पोर द्वारा प्रजनन या जनन। देखिए क्या होता है, हम इस पूरी लाइंस को इस स्ट्रक्चर्स के साथ इम्प्लीमेंट करके आसानी से समझेंगे, जिससे चित्र के साथ आसानी से और या जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए क्या है अंतःबीजाणु द्वारा जनन। अंतःबीजाणु बैसिलस एवं क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी जीवाणु में पाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल लाइन है आपको समझने के लिए कि जो बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के जितने भी जीवाणु हैं, उनमें आप अंतःबीजाणु द्वारा जनन की प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि क्लास्ट्रीडियम और बैसिलस जीवाणु में जो है अंतःजीवाणु पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है कि इन जीवाणु की प्रत्येक कोशिका में केवल एक अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। यानी जो बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के जीवाणु हैं, उनकी कोशाभित्ति में यानी कोशिका भित्ति में केवल एक ही जीवाणु का निर्माण होता है। आगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु संकुचित होकर आकार में गोल हो जाते हैं। यानी जब इनको परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलती हैं, अर्थात इनके विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब इनके अंदर का जो जीवाणु है वो संकुचित हो जाता है, अर्थात सिकुड़ करके गोल आकार ले लेता है। तो इसके बाद अगली लाइन, और इसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो जाता है। ऐसी रचना को अंतःबीजाणु कहते हैं। अब आइए इतनी ही हम लाइनों को इस स्ट्रक्चर पर इम्प्लीमेंट करते हैं और आसानी से समझ में आएगा। पहली लाइन तो नॉर्मल थी कि अंतःबीजाणु जो है वो बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश की जातियों के जीवाणु में पाए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं। इसके बाद की लाइन थी कि इन जीवाणु की प्रत्येक कोशिका में केवल एक अंतःबीजाणु उत्पन्न होता है। तो अब देखिए क्या है कि ये एक जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु कोशिका के चारों ओर फ्लैजिला निर्मित है, यानी कि कशाब लगे हुए हैं चारों ओर। तो इस जीवाणु कोशिका के अंदर क्या है कि एक कोशाभित्ति होती है और इस कोशाभित्ति के अंदर एक जीवाणु जो अनुकूल परिस्थितियां ना मिलने के कारण संकुचित अवस्था में गोल आकार में पड़ा रहता है। तो यही संरचना जब यहाँ आ गई अगले स्टेप में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको जो है परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिली, यानी परिस्थितियां प्रतिकूल मिली, जिसके कारण ये जीवाणु जो है, इसमें जीवाणु कोशिका में जीवाणु जो है संकुचित हो गया और संकुचित होकर के गोल आकार में पड़ा है। ठीक है, ये हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इस जीवाणु कोशिका की अंदर जो अंतःभित्ति है या जो कोशाभित्ति है, उस कोशाभित्ति के अंदर एक जीवाणु संकुचित गोल आकार में पड़ा हुआ है। इसके बाद की अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब ये इस संरचना के बाद हम अगली संरचना में आते हैं। तो अगली संरचना में देखिए क्या है कि एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो गया है। ये आपको जो डार्क दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ एंडोस्पोर, तो ये जो एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति यानी इस कोशिका भित्ति के अंदर जो जीवाणु गोल आकार में संकुचित अवस्था में पड़ा हुआ था, तब जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिली, अनुकूल यानी क्या था, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, इसके अनुकूल नहीं थी, तो ये संकुचित और गोल आकार में पड़ा हुआ था। तो इसके चारों ओर क्या हुआ कि एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति का निर्माण हो गया,
ये कड़ी प्रतिरोधक भित्ति निर्मित हो गई। तो इस संरचना को, जो कड़ी प्रतिरोधक भित्ति निर्मित हो जाती है, उस संरचना को, यानी हम ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? एंडोस्पोर, अंतःबीजाणु। तो ये आपका एक अंतःबीजाणु इस जीवाणु कोशिका के अंदर निर्मित हो गया। अब इस अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पोर के बाहर, यानी इसकी एक बाहरी भित्ति जो होती है वो पतली और सॉफ्ट यानी कोमल होती है। यानी इस एंडोस्पोर के अंदर जो प्रतिरोधक भित्ति निर्मित हुई, उसके बाहर की जो भित्ति है वो भित्ति पतली और कोमल होती है। उस भित्ति को बाह्य चोल या एक्साइन कहा जाता है। जैसा हम यहाँ पर लिखे भी हैं कि इसकी बाहरी भित्ति पतली कोमल होती है, इस भित्ति को बाह्य चोल यानी एक्साइन कहते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि जो जीवाणु कोशिका थी उसके अंदर एक कठोर यानी कड़ी प्रतिरोधक भित्ति निर्मित हो गई। ऐसी रचना को हम अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पोर कहते हैं, और इसकी जो बाहर की भित्ति थी वो पतली और कोमल होती है, जो बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। अब देखिए क्या है कि इसी जीवाणु कोशिका के अंदर एक या एक से अधिक परतों से घिरा जीव द्रव्य होता है। यानी इसी जीवाणु कोशिका के अंदर एक या एक से अधिक परतों का बना बीजाणु चोल भी होता है। अब ये बीजाणु चोल इसके अंदर है, और इसी बीजाणु चोल के अंदर जीव द्रव्य कला से घिरा जीव द्रव्य भरा रहता है। यानी इस कोशिका के अंदर, इस बीजाणु चोल के अंदर जीव द्रव्य कला से घिरा जीव द्रव्य भरा रहता है। अब इस जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है? ये जो जीव द्रव्य है इस कोशिका को यानी जीवाणु कोशिका को बाह्य आघातों अर्थात चोट इत्यादि से या सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आगे देखिए, जो ये कड़ी प्रतिरोधक भित्ति निर्मित हुई थी, जैसे एंडोस्पोर जिसे हम कहते हैं, इस एंडोस्पोर की जो बाहरी भित्ति एक्साइन है और इसके अंदर की जो ये कड़ी भित्ति है, इस कड़ी भित्ति पर गर्म ठंडे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गर्म जल या बर्फ या किसी प्रकार का केमिकल मटेरियल यानी रासायनिक पदार्थ इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं अगली लाइन में कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतःबीजाणु सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। यानी अभी तक भी ये जो एंडोस्पोर निर्मित हुआ था, ये कैसी स्थिति में था? प्रतिकूल परिस्थिति में ही था। यानी अभी तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये प्रतिकूल परिस्थिति ही है, और इस प्रतिकूल परिस्थिति में ये जीवाणु जो है सुप्त अवस्था में पड़ा है, अर्थात सोई हुई अवस्था में पड़ा है। इसके बाद अब क्या होता है, इसी जो है एंडोस्पोर यानी इस जीवाणु कोशिका को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, यानी इसको जैसी परिस्थितियां जरूरत होती हैं वैसी परिस्थितियां अर्थात अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या होता है कि जो इसकी ये प्रतिरोधक भित्ति है, यानी एंडोस्पोर जो जिस संरचना निर्मित हुई थी, ये प्रतिरोधक भित्ति टूट जाती है। और प्रतिरोधक भित्ति टूट जाने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है वो एक जीवाणु के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये प्रतिरोधक भित्ति टूट गई और ये जीव द्रव्य एक जीवाणु के रूप में बाहर निकल करके आ गया। अब बाहर निकल करके आने के बाद क्या होता है कि जर्मिनेटिंग एंडोस्पोर, यहाँ पर ये जब जीव द्रव्य बाहर आ गया तो इसी के साथ अंकुरण होता है, और अंकुरण होकर के एक नई जीवाणु कोशिका, यानी इससे क्या होता है कि संख्या में अधिक जीवाणु कोशिका निर्मित नहीं होती हैं। यही एक जीवाणु कोशिका जो थी, जो ये सुप्त अवस्था में पड़ी थी और ये सुप्त अवस्था में आकर के यहाँ तक आई थी, और जब इसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिली, यानी जब यहाँ तक ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ही थी और जब सोई हुई थी, सुप्त अवस्था में थी, और जब अनुकूल परिस्थितियां मिली तो ये प्रतिरोधक भित्ति टूट कर इसके अंदर का जो जीव द्रव्य था वो एक जीवाणु कोशिका के रूप में बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद क्या हुआ, जर्मिनेटिंग एंडोस्पोर हुआ, यानी
एंडोस्पोर में अंकुरण हुआ, जो ये अंतःबीजाणु बाहर आया, इसमें अंकुरण हुआ, अंकुरण होकर के जो है एक जो है सुप्त अवस्था से एक कह सकते हो सक्रिय अवस्था में एक नई जीवाणु कोशिका का निर्माण हो गया। अगले स्टेप में यही जो था ये साइड में हो गया जीव द्रव्य और एक नई जीवाणु कोशिका ये निर्मित हुई और यही जीवाणु कोशिका अगले स्टेप में अलग होकर के ये स्वतंत्र जीवाणु कोशिका बन गई। अब क्या होता है कि जो ये अंतःबीजाणु द्वारा जनन होता है, इसमें जीवाणुओं की जो संख्या होती है या जीवाणु कोशिका की जो संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी संख्या नहीं बढ़ती है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या था कि ये यहाँ पर दो कोशिकाएं नहीं है, ये एक ही पूरी कोशिका है, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पर जीवाणु कोशिका अलग हो गई और ये पुरानी वाली जो हमारी अंतःबीजाणु जो निर्मित होकर के आया था ये अलग हो गया और ये वेस्ट मटेरियल के रूप में, बेकार पदार्थ के रूप में चला गया, हट गया और ये एक नई पूर्ण विकसित जीवाणु कोशिका स्वतंत्र होकर के विकसित हुई। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक ही कोशिका थी, ये सुप्त थी और जब ये बनके तैयार हुई नई कोशिका, अंतःबीजाणु द्वारा जनन होकर के जब उत्पन्न हुई नई कोशिका, तो वो एक सक्रिय नई कोशिका तैयार हुई या निर्मित हुई। इसलिए इस प्रकार के जन्म में बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया में जब जनन होता है तो नई जीवाणु कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। देखिए संख्या एक ही बची और एक ही जीवाणु कोशिका से लेकर पूरा चक्र दिखाया गया और एक ही जीवाणु कोशिका उत्पन्न हुई। बस ये ध्यान रखना है, ये सुप्त अवस्था में पड़ी थी और ये सक्रिय अवस्था में है। ठीक है, अब ये जब जनन करके नई जीवाणु कोशिका सक्रिय अवस्था में उत्पन्न हो गई तो ये अपना स्वतंत्र रूप से वातावरण में अपना जीवन यापन संपन्न करेगी। और ये सुप्त अवस्था में पड़ी थी, ये जीवन यापन नहीं कर रही थी परंतु जीवित थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी और इसी से जब विकसित होकर के नई जीवाणु कोशिका आई, ये एक सक्रिय जीवाणु कोशिका है और स्वतंत्र रूप से वातावरण में रहेगी, अपना जीवन यापन संपन्न करेगी। इस प्रकार ये था अंतःबीजाणु द्वारा जीवाणु में जनन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको लिख करके पढ़ करके समझना।